हेलो एवरीवन, मैं हूं अदिति शाह एंड आई वेलकम यू ऑल टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहां आपको मिलता है 100% एजुकेशन फ्री फ्रॉम किंडरगार्टन टू 12th क्लास। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 12th अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 11, जिसका नाम है रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। हम लोगों ने रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स के सारे क्वेश्चंस देख चुके हैं, ठीक है। अब जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको अप्लाई करने का समय आ गया है, कहाँ पर? ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में, ठीक है। तो हम देखने वाले हैं आज कौन से ट्रू एंड फॉल्स वाले क्वेश्चंस, ठीक है। तो हमें स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, हमें बताना है कि वो स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। चलो, तो फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा है डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व इज सेट असाइड बाय ऑल द कंपनीज एक्सेप्ट ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रेगुलेटेड बाय आरबीआई एंड बैंकिंग कंपनीज, ठीक है। तो कितनी उल्टी बात बोल दी है। इन लोगों ने कहा है कि डीआरआर सारी कंपनीज को बनाना है एक्सेप्ट जो ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो एंड बैंकिंग कंपनीज है, उन्हें नहीं बनाने की ज़रूरत है। उसके अलावा बाकी डीआरआर सबको बनाना है। लेकिन हमने टेबल देखा था, टेबल में सारी कंपनीज को डीआरआर नहीं बनाना है, सिर्फ और सिर्फ जो अदर अनलिस्टेड कंपनीज हैं, जो एनबीएफसी नहीं है और एचएफसी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ डीआरआर उन्हीं को बनाना है, ठीक है। उसके अलावा और किसी भी कंपनी को डीआरआर नहीं बनाना। तो ये स्टेटमेंट टोटली क्या हो जाएगा? फॉल्स। नेक्स्ट, amount is set aside to debenture redemption reserve by unlisted companies which are not non-banking finance companies और housing finance company। तो ये करी ना बात इन लोगों ने, अब बिल्कुल सही बात बोली है। क्या बोल रहे हैं कि भाई अमाउंट हमें डीआरआर में कब सेट असाइड करना पड़ेगा? अगर अनलिस्टेड कंपनीज है, और वो भी अनलिस्टेड कंपनीज ऐसी जो एनबीएफसी नहीं है एंड एचएफसी नहीं है। तो ये स्टेटमेंट एब्सोल्युटली परफेक्ट ट्रू हो गया। थर्ड, अमाउंट इज सेट असाइड टू डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व बाय ऑल अनलिस्टेड कंपनीज। अब क्या बोल रहे हैं? अब फिर उन्होंने गलत बात बोल दी। क्या बोला कि डीआरआर जितनी भी अनलिस्टेड कंपनीज हैं सबको बनाना पड़ेगा। लेकिन हमने देखा है टेबल में अनलिस्टेड कंपनीज जो एनबीएफसी है और एचएफसी है उनको डीआरआर नहीं बनाना, लेकिन बाकी इन दोनों एनबीएफसी और एचएफसी के अलावा जो अनलिस्टेड कंपनीज हैं उनको डीआरआर बनाना है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा? फॉल्स। Debentures redemption investment is made by the companies required to set aside amount to debenture redemption reserve। अब क्या बोल रहे हैं? दिए इन्होंने अपना ही अलग रूल बना लिया। क्या बोल रहे हैं कि भाई जो डीआरआर बना रही हैं कंपनीज उनको डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट इज मेड बाय द कंपनीज रिक्वायर्ड टू सेट असाइड अमाउंट टू डीआरआर। तो जिन्होंने डीआरआर बनाया उनको डीआरआई में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। क्या ये सच बात है? नहीं है, ठीक है। हमने टेबल याद करेंगे, टेबल में हमने क्या सीखा था? अनलिस्टेड कंपनीज, लिस्टेड कंपनीज था, अनलिस्टेड कंपनीज के ऊपर लिस्टेड कंपनीज का टेबल याद करो। लिस्टेड कंपनीज में क्या था? सब जगह डीआरआई में इन्वेस्टमेंट था, लेकिन उनको डीआरआर बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि भाई अगर डीआरआर सेट असाइड करना है तो डीआरआई में इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए हमें क्या वो टेबल को याद करना पड़ेगा कि हमारी कंपनी लॉ और इनके रेगुलेशंस सेबी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली कौन सी कंपनीज को क्या करना है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा? एब्सोल्युटली फॉल्स। डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट इज मेड बाय ऑल कंपनीज रिडीमिंग द डिबेंचर्स। फिर उन्होंने गलत बात बोल दी। क्या बोला? डीआरआई जो भी कंपनी रिडेम्पशन कर रही है सबको डीआरआई में इन्वेस्ट करना है। बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, ठीक है। हमारी ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो है हमने यहाँ पर पढ़ा था, ठीक है, ये सब अमीर लोग हैं, ठीक है, पैसों में खेलते हैं ये लोग, हमने ऐसे याद किया था। बैंकिंग कंपनीज के पास भी बड़ा पैसा होता है, तो उनको खुद इन्वेस्ट करने की कुछ ज़रूरत नहीं है। उनके पास काफ़ी पैसा है कि वो अपने डिबेंचर होल्डर्स को रिडीम कर पाए, ठीक है। इसलिए उनको कभी भी डीआरआई में इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो मैंने आपको लॉजिक दिया है ये आपको सिर्फ याद करवाने के लिए दिया है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको याद हो जाएगा। क्लियर हो गए पाँचों स्टेटमेंट्स? तो ये स्टेटमेंट भी हमारा क्या हो जाएगा? फॉल्स। अब आगे बढ़ते हैं। स्टेटमेंट नंबर 6, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंकिंग कंपनीज एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर नॉट रिक्वायर्ड टू सेट असाइड अमाउंट टू डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। बिल्कुल परफेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर कहा गया है कि जितने भी ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, बैंकिंग कंपनीज हैं या जो भी अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, हमने क्योंकि याद किया था उनके पास बहुत पैसा रहता है, ठीक है, फाइनेंस में खेल रहे होते हैं, फाइनेंसेस उनके पास अवेलेबल रहते हैं रिडीम करने के लिए, तो उनको डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व बनाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा हमने टेबल में देखा था, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा? ट्रू। अनलिस्टेड एनबीएफसीज
and HFCs are not required to invest 15% of outstanding debentures in specified securities. तो बिल्कुल ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट बोला गया है. हमने देखा था अनलिस्टेड कंपनीज में जो NBFC कंपनीज हैं या HFCs हैं, ठीक है, तो उनको DRI में बेसिकली क्या बोल रहे हैं, आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स इन स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज, मतलब DRI में इन्वेस्ट जो 15% करना है उसकी ज़रूरत नहीं है. ठीक है, तो बिल्कुल सही है. हाँ, लेकिन अदर अनलिस्टेड कंपनीज होती जो NBFC HFC नहीं होती उसको DRI में इन्वेस्ट करना पड़ता. ठीक है. नेक्स्ट, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व कैन बी यूज्ड ओनली फॉर रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स. वाह, क्या बात कही है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट. क्योंकि DRR एक तरीके का स्पेसिफिक रिजर्व है, हमने कॉन्सेप्ट्स में देखा था, इसीलिए हम DRR को सिर्फ और सिर्फ जिस पर्पस के लिए बनाया है, दैट इज रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, उसी के लिए हम यूज करेंगे. ठीक है, चलो. DRI, डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट, कैन बी यूज्ड बाय अ कंपनी फॉर एनी पर्पस बिफोर द डिबेंचर्स हैव बीन रिडीम्ड. तो DRI जो है कैन बी यूज्ड बाय अ कंपनी फॉर एनी पर्पस. क्या बात बोल दी उन्होंने बोला कि डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट जो है उसको हम किसी भी पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं डिबेंचर्स को रिडीम करने से पहले. लेकिन भाई हमने जो फंड्स इन्वेस्ट किए हैं वो तो बेटी की शादी के लिए किए हैं, तो हमें शादी तो करवानी ही पड़ेगी. जब शादी होगी तभी हम क्या करेंगे, वो फंड्स को यूज़ करेंगे. तो यहाँ पर हमने ये DRI में जो इन्वेस्ट किया है वो रिडेम्पशन के लिए ही किया है. ठीक है, तो गलती से भी इसको हम किसी और पर्पस के लिए यूज़ नहीं कर सकते. तो ये जो कैन बी यूज्ड बात बोल दी गई है बिल्कुल क्या है, गलत है, फॉल्स है. ठीक है, DRI का यूज़ सिर्फ और सिर्फ वो पैसा बेसिकली रिडेम्पशन के लिए ही यूज़ होना चाहिए. क्लियर हो गया. चलो, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व इज नॉट सेट असाइड इन केस द डिबेंचर्स आर फुली कन्वर्टेबल इनटू शेयर्स. तो आपको याद होगा हमने देखा था कॉन्सेप्ट में, अगर आपके डिबेंचर्स जो है वो फुली कन्वर्टेबल हैं इनटू शेयर्स, ठीक है, फुली कन्वर्टेबल नेचर के हैं अगर आपके डिबेंचर्स, तो उन पे DRR बनाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है. तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल क्या हो जाएगा आपका, ट्रू. ठीक है, तो DRR नहीं बनाना है इन केस ऑफ फुली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स. चलो बढ़िया, अब आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट, 11th, debentures redemption reserve is set aside in case of partly convertible debentures on the convertible part of the debentures. ये तो उन्होंने उल्टी बात कह दी. हमने क्या सीखा था कि कभी भी कन्वर्टेबल पार्ट, अगर या तो फुली कन्वर्टेबल है तो DRR बनाना ही नहीं है, लेकिन अगर पार्टली कन्वर्टेबल है तो जो कन्वर्टेबल वाला हिस्सा है उस पर DRR नहीं बनाना, और नॉन कन्वर्टेबल वाला हिस्सा है उस पर DRR बनाना है. तो यहाँ पर तो क्या बोल दिया कि कन्वर्टेबल पार्ट है उस पर DRR बनाना है, तो बिल्कुल फॉल्स है. नेक्स्ट, DRR में बी सेट असाइड बाय अ कंपनी आउट ऑफ एनी रिजर्व. तो ये भी उन्होंने गलत बात बोल दी, ये भी फॉल्स स्टेटमेंट है. हमने DRR की जर्नल एंट्री सीखी थी, क्या देखा था, या तो जनरल रिजर्व से आप यूज़ कर सकते हो, या डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व से, या सरप्लस दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. ठीक है, बट यहाँ क्या बोल रहे हैं कि DRR हम किसी भी रिजर्व से बना सकते हैं, तो ये स्टेटमेंट हो जाएगा फॉल्स. डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व इज सेट असाइड बाय अ कंपनी आउट ऑफ अमाउंट अवेलेबल फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड. बिल्कुल बिल्कुल सच बात है ये. डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व हमेशा किससे बनेगा, जो कंपनी के पास सारे खर्चे होने के बाद जो अमाउंट बचता है जिससे वो पेमेंट ऑफ डिविडेंड करने वाली है, उस अमाउंट में से, उस प्रॉफिट के हिस्से में से हम DRR को सेट असाइड करते हैं. तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है. ठीक है, जनरल रिजर्व कैन बी ट्रांसफर्ड टू डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व. तो बिल्कुल सही जवाब, जनरल रिजर्व से आप ट्रांसफ़र कर सकते हो DRR में. ठीक है, क्योंकि तभी हमने जर्नल एंट्री देखी थी, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, और सरप्लस दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व. आया समझ में. नेक्स्ट, सरप्लस दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड टू डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व. ये तो उन्होंने उल्टी बात कर दी. वो बोल रहे हैं कि जो सरप्लस है दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, उसको हम DRR में ट्रांसफ़र नहीं कर सकते. तो ये तो फॉल्स है एब्सोल्युटली. ठीक है, बिल्कुल कर सकते हैं. और जनरल रिजर्व और डिविडेंड इक्वलाइजेशन तो जनरली क्वेश्चन में दिया भी नहीं होता है, हमें हमेशा सरप्लस से ही अमाउंट सेट असाइड करना पड़ता है. ठीक है, जनरल केसेस में. समझ में आ रहा है इतना. नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारा, एटलीस्ट
10% of the redeemable value of debentures should be set aside to debenture redemption reserve before the redemption of debentures. तो यहाँ 10% तक वाली बात तो सच कही है कि एटलीस्ट कम से कम मिनिमम 10% का हमें DRR बनाना है, लेकिन किस पे? हमेशा आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स जितने हैं, कंपनी ने टोटल कितने डिबेंचर्स इशू किए हैं, कितने आउटस्टैंडिंग हैं अभी बुक्स में, उस पर 10%, उनकी फेस वैल्यू, उनकी नॉमिनल वैल्यू पे 10% से DRR बनाना होता है। लेकिन DRI का क्या होता है? DRI के केस में 15% से बनाना होता है DRI, लेकिन किस पे? कितने डिबेंचर रिडीम कर रहे हैं उस पर 15%, उनकी फेस वैल्यू पे 15%। तो यहाँ पर क्लियरली उन्होंने उल्टी बात बोल दी। उन्होंने क्या कहा है कि एटलीस्ट 10% हमें DRR बनाना है, ठीक है, लेकिन किस पे? रिडीमेबल वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स, जो कि बिल्कुल एब्सोल्युटली गलत है। आउटस्टैंडिंग फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स पे बनेगा, तो ये स्टेटमेंट हो जाएगा फॉल्स। डिबेंचर कैन बी रिडीम्ड आउट ऑफ कैपिटल एक्सेप्ट बाय अनलिस्टेड कंपनीज दैट आर नॉट NBFC और HFC। तो अनलिस्टेड कंपनी याद करो, हमारे टेबल में क्या देखा था आपने कि अनलिस्टेड कंपनीज के अंडर एक NBFC कंपनी आती है, एक HFC आती है, ठीक है, एंड देन अदर अनलिस्टेड कंपनीज आती है। तो NBFC और HFC अनलिस्टेड जो हैं उनको तो DRR बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, लेकिन बाकी की जो अदर अनलिस्टेड कंपनीज हैं जो नॉन NBFC या HFC हैं उनको DRR बनाना पड़ता है। और अगर आपको DRR बनाना पड़ रहा है, ठीक है, तो क्या होगा उस केस में? आपको अपने प्रॉफिट से कुछ हिस्सा उस गुल्लक में डालना पड़ेगा। तभी हम एंट्री क्या करते हैं? सरप्लस, दैट इज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू DRR। आ रहा है समझ में? तो इसीलिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि डिबेंचर्स, देखो किस तरह से उन्होंने सेम बात को, कॉन्सेप्ट को घुमाया है। डिबेंचर्स कैन बी रिडीम्ड आउट ऑफ कैपिटल, तो डिबेंचर्स रिडीम किए जा सकते हैं आउट ऑफ कैपिटल एक्सेप्ट बाय अनलिस्टेड कंपनीज जो NBFC और HFC नहीं है। ऑब्वियसली बाकी सारी जो कंपनीज हैं जितनी भी हमने ऊपर देखी थी वो सिर्फ आउट ऑफ कैपिटल कर सकती हैं, उनको प्रॉफिट से ज़रूरी नहीं है आउट ऑफ प्रॉफिट रिडीम करना। क्यों? क्योंकि वरना तभी उनको DRR की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। जिस कंपनी पे DRR की रिक्वायरमेंट लग गई वो अकेले कैपिटल से तो डिबेंचर रिडीम नहीं कर सकती, क्योंकि उसको DRR डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व क्रिएट करना पड़ रहा है प्रॉफिट से कुछ अमाउंट किनारे करके। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? बिल्कुल ट्रू। ठीक है, तो इस तरह से आपको कॉन्सेप्ट सारे पता है, बट आपको स्टेटमेंट पढ़ के इंटरप्रेट करना सीखना होगा कि किस तरह से आपको अपने कॉन्सेप्ट को समझना है कि अच्छा ये क्या बताना चाह रहे हैं। ठीक है, चलो, अनलिस्टेड NBFCs एंड HFCs कैन नॉट रिडीम डिबेंचर्स आउट ऑफ कैपिटल अलोन बिकॉज दे हैव टू ट्रांसफर अमाउंट टू डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। क्या बोल रहे हैं? अनलिस्टेड NBFC या अनलिस्टेड HFC जो है उनको वो डिबेंचर रिडीम नहीं कर सकती आउट ऑफ कैपिटल अलोन। क्यों? क्योंकि उनको DRR बनाना पड़ता है। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल क्या है? फॉल्स है, क्योंकि DRR तो सिर्फ और सिर्फ अदर अनलिस्टेड कंपनीज को बनाना है। ठीक है, अनलिस्टेड कंपनीज जो NBFC नहीं है और HFC नहीं है। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इफ अ कंपनी सेट्स असाइड प्रॉफिट टू डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व इट मीन्स रिडेम्पशन इज नॉट आउट ऑफ कैपिटल अलोन। बिल्कुल सच बात है, ट्रू। अगर कंपनी अपने प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व की गुल्लक में डालती है, इसका मतलब क्या है कि वो जो रिडेम्पशन है सिर्फ और सिर्फ कैपिटल के भरोसे नहीं कर रही है, वो अभी से अपना प्रॉफिट थोड़ा थोड़ा करके उस गुल्लक में किनारे करती जा रही है। आ रहा है समझ में? तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? ट्रू। इफ अ कंपनी सेट्स असाइड प्रॉफिट इक्विवेलेंट टू नॉर्मल फेस वैल्यू ऑफ आउटस्टैंडिंग डिबेंचर टू डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व इट मीन्स रिडेम्पशन इज आउट ऑफ प्रॉफिट्स अलोन। बिल्कुल बिल्कुल सही बात बोली गई है। क्या बोल रहे हैं? अगर हम क्या कर रहे हैं? DRR क्रिएट कर रहे हैं, कितने अमाउंट से? हम अगर प्रॉफिट को सेट असाइड कर रहे हैं पूरे DRR में, टोटल अमाउंट जितने हमारे डिबेंचर्स अभी आउटस्टैंडिंग हैं उतने ही पूरे 100% अमाउंट से हम DRR क्रिएट कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? रिडेम्पशन हो रहा है आउट ऑफ प्रॉफिट्स अलोन। ठीक है, समझ में आ गया? इसलिए हमें DRR पूरा प्रॉफिट से इकट्ठा आपको आउटस्टैंडिंग वैल्यू पे बनाना पड़ रहा है। ट्रू। चलो, वंस द डिबेंचर्स आर रिडीम्ड द अमाउंट ऑफ डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व इज ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व। तो कितनी गलत बात बोल दी, ये तो फॉल्स है। जब डिबेंचर रिडीम हो जाते हैं तो जो DRR का अमाउंट है वो हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं? जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया? ट्रू एंड फॉल्स के सारे स्टेटमेंट्स देख लिए, इनमें कोई डाउट हो तो पूछ लो। चलिए, तो आई होप आपको अच्छे से सारे स्टेटमेंट समझ में आ गए हैं कि क्यों कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा और कौन सा फॉल्स होगा, और अपने अच्छे से कॉन्सेप्ट्स हमें क्लियर रखना है।
तो आज के लिए इतना ही। इसमें कोई भी डाउट हो, दिक्कत हो, परेशानी हो तो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। बाकी के जो भी क्वेश्चंस है करेंगे आने वाले अगले लेक्चर्स में। जल्दी मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए मैग्नेट ब्रेन्स। स्टे ट्यून्ड। गुड बाय।